ओके तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपिडेमिक। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम एक एपिडेमिक को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके 12 स्टेप्स होते हैं, हमने वन बाय वन देखने हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एपिडेमिक होता क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो एपिडेमिक इज़ द अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन इन एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो डिजीज़ है वो अनयूजुअल हो रही है, ठीक है, या तो वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, 4 टाइम्स ज़्यादा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर डेंगू के केसेस है दैट इज़ नॉर्मल, हमारे एरिया में पाए जाते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर उसके बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लग जाएँ, लाइक 4 टाइम्स द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट होने लग जाए, या 4 टाइम्स द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट होने लग जाए, या इससे भी ज़्यादा, तो दैट विल बी classified as a epidemic, ठीक है। and if the disease is not prevalent then presence of a single but confirmed case of that disease at the same time and place is called an epidemic। मतलब या तो एक डिजीज़ है वो ऑलरेडी होती है उस एरिया में लेकिन वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो वो भी एपिडेमिक है। सेकेंडली एक ऐसी डिजीज़ है जो उस एरिया में है ही नहीं, लाइक कोरोना हमारे एरिया तो डिजीज़ नहीं है ना, लेकिन स्टिल उसका एक भी अगर केस रिपोर्ट हो जाए, एक सिंगल कन्फर्म्ड केस उसका रिपोर्ट हो जाए, दैट विल बी एन एपिडेमिक। ऑल्दो एक ही केस है लेकिन वो एपिडेमिक में कंसिडर हो क्योंकि वो तो हमारे एरिया की डिजीज़ ही नहीं है, ठीक है। या तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हो या फिर वो एक यू कैन से ऑलरेडी नॉट प्रिवेलेंट हो बट दैन उसका सिंगल केस रिपोर्ट हो रहा है, दैट विल बी एन एपिडेमिक। तो ये बात होगी। इस तरह एंडेमिक की हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन अकर्स बट नो सॉरी ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज अकर्स बट द नंबर ऑफ केसेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लाइक हमारे एक एरिया में कोई भी डिजीज़ है वो एंडेमिक है, लाइक हमने बात की कि येलो फीवर अफ्रीका के एरिया में कॉमन है, मतलब एंडेमिक है। हमारे में देखा जाए तो एज अ टोल्ड यू के रावलपिंडी के एरिया में डेंगू फीवर एंडेमिक है, ठीक है। अगर उसके मतलब बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उसकी ट्रांसमिशन भी हो रही है, मीजल्स समटाइम्स एंडेमिक हो सकता है एरियाज में, और कोलरा हो सकता है एंडेमिक, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन तो ऑन गोइंग है लेकिन उसके जो ओवरऑल केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा नहीं हो रहे, ठीक है। सो ट्रांसमिशन इज अकरिंग बट द नंबर ऑफ केसेस आर स्टेइंग कांस्टेंट। ये तो एक एंडेमिक है। एपिडेमिक तो आप कहेंगे जब नंबर ऑफ केसेस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग सडनली, ठीक है। और पैंडेमिक तो आप कहेंगे जब एपिडेमिक्स अकर एट सेवरल कॉन्टिनेंट्स, जब मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में सेम ही डिजीज़ के केसेस आ रहे हो एट द सेम टाइम, ठीक है। उसको हम फिर आउटब्रेक कहते हैं या एक पैंडेमिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात कर लिया एंडेमिक की, एपिडेमिक की और पैंडेमिक की। अब बात करते हैं कि इनकी टाइप्स क्या होती हैं, एपिडेमिक की टाइप्स क्या होती हैं। तो एपिडेमिक को हम क्लासीफाई करते हैं एज कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स, एज प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स एंड स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक्स। 3 इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जो कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स, उसके फिर फर्दर 2 क्लासेस होती हैं, सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक्स और कॉन्टीन्यूस और रिपीटेड एक्सपोजर एपिडेमिक्स, ठीक है। दोनों कॉमन सोर्स की टाइप्स हैं लेकिन एक में सिंगल एक्सपोजर हो रहा है और एक में कॉन्टीन्यूस या रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है। सिंगल एक्सपोजर में हम ये पढ़ते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ एपिडेमिक द एक्सपोजर टू द डिजीज एजेंट इज ब्रीफ एंड साइमल्टेनियस। मतलब सब लोगों को एक ही टाइम पे फॉर शॉर्ट टाइम फॉर अ ब्रीफ टाइम सब लोगों को साइमल्टेनियसली एक डिजीज एजेंट से एक्सपोजर हो गया, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट केसेस ऑल डेवलप विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज। मतलब और सब केसेस ने जो सिम्टम्स अपीयर किए हैं वो सेम इंक्यूबेशन पीरियड में अपीयर किए हैं क्योंकि एक ही साथ सबको एक्सपोजर हुआ, ठीक है। लाइक हमने बात कर ली एक एपिडेमिक ऑफ फूड पॉइजनिंग की, ठीक है। एकदम से फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं बट सबको सेम टाइम में सिम्टम अपीयर हो रहे हैं और सेम टाइम में सबके सिम्टम्स रिजॉल्व भी हो रहे हैं। इसमें जो कर्व मिलती है वो इस तरह की मिलती है कि सिंगल पीक आती है और फिर खुद वो पूरी की पूरी एक साथ डिक्लाइन में चली जाती है, ठीक है। सो द कर्व बिलो शोज अ कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक, एज यू कैन सी सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक है। और फिर हम मीडियन इंक्यूबेशन, हम ये बात करते हैं कि जो मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो भी सब केसेस का ऑलमोस्ट सेम होता है। इट इज़ द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ केसेस टू अकर फॉलोइंग एक्सपोजर, ठीक है। अच्छा, फीचर्स क्या होते हैं इस कर्व के। एक तो ये कि जो कर्व राइजेज एंड फॉल्स रैपिडली विदाउट सेकेंडरी वेव्स, मतलब एक बार एक्सपोजर हुआ, सिंगल एक्सपोजर हुआ कॉमन सोर्स से, एक बार कर्व ऊपर है एक बार डाउन चलेगी। देन द एपिडेमिक टेंड्स टू बी एक्सप्लोसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एक्सप्लोसिव होती है। ऑल द केसेस डिवेलप विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज, एक के साथ एक ही इंक्यूबेशन पीरियड में सारे केसेस डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, तो सेकंड टाइप है दैट इज कॉमन सोर्स रिपीटेड एक्सपोजर एपिडेमिक या कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर एपिडेमिक। इन दिस टाइप ऑफ एपिडेमिक एक्सपोजर इज फ्रॉम द सेम सोर्स बट एक्सपोजर इज प्रोलॉन्ग्ड या कॉन्टिन्यूस है या रिपीटेड है इंटरमिटेंट है एंड नॉट नेसेसरली एट द सेम टाइम और प्लेस। मतलब एक बार एक्सपोजर हुआ फिर थोड़े टाइम बाद किसी और पर्सन को एक्सपोजर हुआ, फिर थोड़े टाइम बाद किसी और पर्सन को एक्सपोजर हो रहा है उस डिजीज से, उस एजेंट से। इसके फीचर्स हम ये बोलते हैं कि एक्सपोजर टू द कॉमन सोर्स इज प्रोलॉन्ग्ड एंड एपिडेमिक इज इरेगुलर।
इरेगुलर, ठीक है, हमें इरेगुलर से एपिडेमिक मिलती है। और आउटब्रेक कॉन्टिन्यूस बियॉन्ड द रेंज ऑफ वन इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि कुछ जिनको पहले एक्सपोजर हुआ उनकी एक इंक्यूबेशन पीरियड में सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनको बाद में एक्सपोजर उनको बाद उनका अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, तो मतलब डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड में सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और जो एपिडेमिक कर्व है टेक्स अ शार्प पीक एंड टेल्स ऑफ ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग पीरियड, तो हमें इसमें ऐसी कर्व मिलती है, पहले एक ज़्यादा केसेस आए और फिर कुछ और को हुए, फिर कुछ और को हुए, तो इस तरह से टेल ऑफ करती है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द कॉमन सोर्स रिपीटेड एक्सपोजर एपिडेमिक, ठीक है। इसमें एग्जांपल है वेल ऑफ कंटामिनेटेड वाटर की, उसमें हमने फूड पॉइजनिंग की एग्जांपल लिखी थी कि फूड पॉइजनिंग होती है सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स में एपिडेमिक में, और जो प्रोपोगेटेड है रिपीटेड एक्सपोजर या कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर है, सॉरी प्रोपोगेटेड तो सेकंड टाइप है ना, जो रिपीटेड एक्सपोजर है या इंटरमीडिएट एक्सपोजर, उसमें हमने एग्जांपल ली है वेल ऑफ कंटामिनेटेड वाटर की या नेशनली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड ऑफ वैक्सीन की, पोलियो वैक्सीन की, ठीक है। मतलब कुछ को पहले लग रही है, कुछ को बाद में लग रही है, ऐसा नहीं कि एक साथ ही सबको लग जाए ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, पहली टाइप थी कॉमन सोर्स एपिडेमिक की, सेकंड टाइप है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स की। इसमें हम देखते हैं कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो रहा है। इसका नाम अगर ऐसा मिले ना, ऐसा एक से दूसरे को, फिर दूसरे से तीसरे को, ऐसे ऐसा कुछ इसका ग्राफ सा बना होता है इस तरह का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होती है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक की, उसमें ना पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो रही होती है डिजीज़ की, इन्फेक्शियस एजेंट। उसमें तो ये था ना कि एक सोर्स से इन्फेक्शन, एक सोर्स से डिजीज़ आ रही है, इसमें ये कि एक दूसरे को लग रही है डिजीज़, और इसको हम कहते हैं प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। और एपिडेमिक शोज अ ग्रेजुअल राइज होता है एपिडेमिक, टेल्स ऑफ ओवर अ मच लॉन्गर पीरियड के बाद टेल ऑफ होती है। और हमें एक ही ग्राफ में मल्टीपल पीक्स मिलती हैं इसमें, ठीक है, कि एक टाइम में उसकी कम केसेस आ रहे हैं, किसी टाइम में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, किसी टाइम में केसेस कम हो रहे हैं, किसी टाइम में केसेस दोबारा ज़्यादा हो रहे हैं, इस तरह से ना मल्टीपल पीक्स इन ग्राफ, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक एग्जाम्पल है। इसमें अगर एपिडेमिक ऑफ पोलियो की एग्जाम्पल आती है, एपिडेमिक ऑफ हेपेटाइटिस ए की एग्जाम्पल आती है, और क्लासिक एग्जाम्पल है स्कूल चिल्ड्रन में जो मीजल्स इन्फेक्शन होती है वो, ठीक है। थर्ड जो टाइप मैंने बताया दैट इज़ स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक। स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक हम दरअसल ना क्रोनिक इलनेसेस के लिए करते हैं, जिसमें एपिडेमिक्स आर अकरिंग ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, कि उनकी भी एपिडेमिक आ सकती है, लेकिन वो ना ओवर अ लॉन्ग पीरियड वो केसेस डेवलप होते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस आने लग जाते हैं। लाइक जो बच्चे रिस्क फैक्टर्स एक्वायर कर रहे हैं क्रोनिक डिजीज़ के, जब वो अडल्ट बनेंगे तो उनमें एकदम से ना इन डिजीज़ की आउटब्रेक शुरू हो जाएगी। तो बस यही बात है। तो ये हमने 3 टाइप्स की हैं, कॉमन सोर्स एपिडेमिक, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक और स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा कोई भी अगर एपिडेमिक इस एरिया में हुई है, उसके बाद हमने उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसके स्टेप्स होते हैं। इसको हम कहते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन। सो मोस्ट एपिडेमिक्स आर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज एंड रिक्वायर अर्जेंट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू आइडेंटिफाई द डिजीज एंड कॉज एंड टू लॉन्च इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स, ताकि उसको वहीं पे रोका जा सके ना। तो इसमें हम कोरोना की एग्जांपल ले सकते हैं। कोरोना की जब आउटब्रेक आई थी तो हमने क्या क्या पॉसिबल स्टेप्स लिए थे, कैसे हम इसको कंट्रोल किया था। हम तो एज अ स्टूडेंट लेवल हमें तो नहीं पता होता कि हायर अथॉरिटीज़ में क्या हो रहे हैं ना, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये स्टेप्स बेसिकली लिए जा रहे होते हैं। किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने वाले हमको स्टेप्स बता देते हैं, इसके 12 स्टेप्स हैं। किसी भी एपिडेमिक को मैनेज करने के लिए हम ये 12 स्टेप्स ले रहे होते हैं, ठीक है। स्टेप 1 इज़ वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, कि वो डिजीज़ है भी या नहीं, हो सकता है कि किसी और डिजीज़ के सिमिलर सिम्टम्स आ रहे हो ना। सेकेंडली वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस के बाद कंफर्मेशन ऑफ एपिडेमिक, ये एपिडेमिक है या कुछ ही केसेस आ रहे हैं, ये तो फिर हमें आइडेंटिफाई करना। हो सकता है कि बस सिंपली सेम नंबर ऑफ केसेस आ रहे हो जितने पहले आते थे और हम उसको एपिडेमिक लेवल करके बैठे हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थर्ड इज़ गेट कंप्लीट रिकॉर्ड, जिनको डिजीज़ है उनके आप हमने कंप्लीट रिकॉर्ड निकलवाने हैं। फोर्थ इज़ डिफाइन पॉपुलेशन एट रिस्क, किस तरह के लोगों को, किस एज के लोगों को, किस जेंडर के लोगों को, किस ऑक्यूपेशन के लेवल के लोगों को रिस्क है इस डिजीज़ का, ठीक है। हमने डिफाइन करनी है पॉपुलेशन एट रिस्क या किस एरिया के लोगों को रिस्क है, ठीक है। फिर हमने इवैल्यूएशन करनी है इकोलॉजिकल फैक्टर्स की, जो यू कैन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जो उनकी हैबिट्स हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं, जो यू कैन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू डिजीज़, हमने उसको इवैल्यूएट करना है। देन हमें डेटा एनालिसिस करना है बेस्ड ऑन टाइम, प्लेस एंड पर्सन, कि किस टाइम पे ज़्यादा हो रही डिजीज़ की अकरेंस, किस प्लेस पे हो रही है, किन तरह के लोगों में हो रही है अकरेंस, ठीक है। फिर हमने उस एनालिसिस और डेटा के बेसिस पे हमने फॉर्मुलेट करनी है हाइपोथेसिस कि डिजीज़ किस एजेंट से हो रही है, कौन से लोग हैं एट रिस्क और वगैरह वगैरह, हम बाद में स्टडी करते हैं। फिर हमने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, ठीक है। फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी है ऑन द पॉपुलेशन एट रिस्क, जो रिस्क की पॉपुलेशन है उनकी हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करनी है। और फिर हमने राइट करनी है रिपोर्ट, जिसमें हम पॉसिबल कॉज का बताएंगे और पॉसिबल जो हम मेजर्स ले सकते हैं उसके लिए उनका बताएंगे। फिर हम प्रपोज करेंगे रिपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेम्प्रेरी कंट्रोल मेजर्स, हम टेम्प्रेरी क्या कर सकते हैं उस एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हम प्रपोजल करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेजर्स, कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम हम इसको इससे कैसे बच सकते हैं इस एपिडेमिक से, ठीक है। तो हमने इन्हीं 12 स्टेप को स्टडी करना है।
स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, दैट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है, पहला स्टेप यही है. सो इट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन, एज इट मे हैपन दैट द रिपोर्ट मे बी स्पूरियस एंड अराइज फ्रॉम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स बाय द ले पीपल. हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल लोग कह रहे हो कि वहाँ उस एरिया में कोलेरा की आउटब्रेक है, बट वहाँ पर सिंपली गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, राइट. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द केसेस करेक्टली कि वो डिजीज़ के पेशेंट्स है भी या नहीं, ठीक है. जैसा लिखा भी हुआ है कि इन केस ऑफ कोलेरा आउटब्रेक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन वेदर इट इज कोलेरा आउटब्रेक और पीपल आर कंफ्यूजिंग इट विद गैस्ट्रोएंटेराइटिस. देयर इज एन एग्जांपल इन द हिस्ट्री अबाउट मिस इंटरप्रिटेशन कि लोगों को लगा था कि वो निमोसिस्टिक कैरिनी की इन्फेक्शन है लोगों में, लेकिन एक्चुअली उनको एड्स था, ठीक है. एड्स के भी सिमिलर सिम्टम्स आ रहे, तो हमने आइडेंटिफाई करने की आउटब्रेक है किसकी. तो इसको वेरीफाई करने के लिए डायग्नोसिस को हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं सैंपल ऑफ केसेस की. सेकेंडली हम उसको बिल्कुल कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं. क्लिनिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर हम वेरीफाई करते हैं अपने डायग्नोसिस को. सेकंड स्टेप is to confirm the epidemic, confirmation of epidemic. So next is to confirm if epidemic exists or not. In some regions there are seasonal problems ना, like typhoid in rainy season is normal for certain areas के rainy season आया तो typhoid के cases बढ़ गए, कुछ areas में ऐसा होता है. So it becomes extremely important to confirm whether it is a seasonal problem or an epidemic. It is done by comparing the incidence of the disease in the same population during the same period. Previous year इस टाइम पे कितने cases थे ये देख लेते हैं, अगर तो उससे ज़्यादा थे previous year से इस बार ज़्यादा है तो मतलब कि ये epidemic है, otherwise it is just a seasonal problem, right. देन हमने लेना है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स. गेट कंप्लीट रिकॉर्ड, कंपाइल अ लिस्ट ऑफ ऑल द केसेस एंड सर्च फॉर अनरिपोर्टेड केसेस बाय अलर्टिंग हॉस्पिटल्स एंड जनरल प्रैक्टिशनर्स इन द डिस्ट्रिक्ट के ये सिम्टम्स हैं, इनके अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आते हैं तो आपने उनको रिपोर्ट करना है हायर अथॉरिटीज़ को, ठीक है. फोर्थ इज डिफाइन पॉपुलेशन एट रिस्क, इन्वेस्टिगेट द पेशेंट्स एंड अदर्स हु माइट बी इन्वॉल्व इन द आउटब्रेक, रिकॉर्ड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेशेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉमन है, लाइक उनकी एजेस क्या हैं, किस एज में लाइक आ रहे हैं, सेक्स क्या है, एड्रेस क्या है, किस एरिया के हैं. ऑल्सो रिकॉर्ड पर्सनल एक्टिविटीज़ दैट कुड कॉज द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू द एजेंट ना, लाइक उन लोगों की कंजप्शन ऑफ फूड्स एंड ड्रग्स क्या है, मतलब कौन से फूड्स ले रहे हैं, कौन से ड्रग्स ले रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ रिसीविंग एनी इंजेक्शंस और ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑक्यूपेशन क्या है, पार्टीज कौन सी अटेंड की हैं उन्होंने, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कौन सी करते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते, विजिट टू हॉस्पिटल या एनी अदर एरिया ना, या कोई उनका फॉरेन कंट्री में तो विजिट नहीं हुआ जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वो हमने उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है इन द केस ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है. एक तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछने बाद उसके अलावा हमने उनकी कंजप्शन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, हिस्ट्री ऑफ रिसीविंग इंजेक्शन, ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑक्यूपेशन, पार्टीज अटेंडेड, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड विजिट्स टू हॉस्पिटल. दैन फिफ्थ स्टेप इज़ टू इवेलुएट द इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो असिस्टिंग फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एपिडेमिक में, उसमें करते हैं इवेलुएशन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स. इकोलॉजिकल फैक्टर्स विच हैव मेड द एपिडेमिक पॉसिबल, उसमें क्या कुछ आता है, तो सैनिटरी स्टेटस आते हैं, हो सकता है वहाँ पे सैनिटरी स्टेटस ही ठीक ना हो उस एरिया का, वाटर एंड मिल्क सप्लाई कैसी है उस एरिया की, एटमॉस्फेरिक चेंजेस तो नहीं है उस एरिया में, लाइक ह्यूमिडिटी और एयर पोल्यूशन, टेम्परेचर, ये भी इफेक्ट करते हैं एपिडेमिक को. सिक्स इज डाटा एनालिसिस. सो द डाटा कलेक्टेड, जब हमने ऊपर डाटा कलेक्ट किया था, कंप्लीट रिकॉर्ड लिया था, द डाटा कलेक्टेड शुड बी एनालाइज्ड ऑन ऑनगोइंग बेसिस यूजिंग क्लासिकल एपिडेमियोलॉजिकल पैरामीटर. एपिडेमियोलॉजिकल पैरामीटर्स हमें पढ़ी थी बात कि हमें प्लेस के बेस पे करना है, पीपल की बेस पे करना है, टाइम की बेस पे करना है. तो टाइम बेस हम कैसे इसको एनालाइज करेंगे डेटा को, कि प्रिपेयर अ क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेट्स ऑफ ऑनसेट एंड कंस्ट्रक्ट एन एपिडेमिक कर्व, कि वो ऑनसेट कब हुआ था और उसके अकॉर्डिंग हमने एक एपिडेमिक कर्व बनानी है. एपिडेमिक कर्व में गिव सम क्लू ऑन द मोड ऑफ स्प्रेड एंड प्रोबेबल टाइम ऑफ इनिशियल एक्सपोजर, ठीक है. हमें पता चलेगा कि किस टाइम पे एक्सपोजर हुआ था और उसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या चल रहा है, कि जल्दी बढ़ रही है डिजीज़ या स्लोली ग्रो कर रही है, ठीक है. देन वी हैव द प्लेस. प्लेस हम ये कहते हैं कि प्रिपेयर स्पॉट मैप. स्पॉट मैप आपने देखा होगा कि शायद मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ऐसे एक पूरी दुनिया का मैप होता है और हमने ना ऐसे डॉट्स लगाए होते हैं कि यहाँ पे इतने केसेस है, यहाँ पे इतने केसेस है, यहाँ पे एक दो केस है, यहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं. सो प्रिपेयर स्पॉट मैप. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये बताती है केसेस का. क्लस्टरिंग ऑफ केसेस इन अ स्पेसिफिक एरिया मे इंडिकेट अ कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. शायद उस एरिया में अगर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं मतलब वहाँ पर कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की, ठीक है. अच्छा, पर्सन के बेस हम कैसे इसको एनालाइज करेंगे कि एनालाइज इंसिडेंस रेट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, एज के अकॉर्डिंग ग्रुप किस एज ग्रुप में ज़्यादा हैं, किस ऑक्यूपेशन के लोगों में ज़्यादा है ये डिजीज़. अ हाई रेट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप सजेस्ट दैट द कॉज लाइज इन अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है. इस एज ग्रुप के लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, जो ऑक्यूपेशन के लोग किस एजेंट से एक्सपोज्ड हैं कि उनको उनमें डिजीज़ हो रही है. अटैक रेट मस्ट बी कैलकुलेटेड बोथ इन एक्सपोज्ड एंड इन दोज नॉट एक्सपोज टू दैट सस्पेक्टेड एजेंट. अब इस टाइम तक ना हम कोई एजेंट सस्पेक्ट कर चुके होते हैं तो हम दोनों में देखेंगे कि जो उस सस्पेक्टेड एजेंट से एक्सपोज है उनमें अटैक रेट्स क्या है और जो नहीं एक्सपोज उसमें अटैक रेट्स क्या है. द पर्पज ऑफ द डेटा एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द ग्रुप इन्वॉल्व एंड द कॉमन एक्सपीरियंस, ठीक है.
अच्छा, देन वी हैव द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जब हमने डाटा एनालाइज कर लिया, हम उसको उसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस जनरेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द एपिडेमिक इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल कॉज क्या है उसकी, पॉजिटिव एजेंट क्या हो सकता है, पॉसिबल मोड ऑफ स्प्रेड क्या है इसका, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है विच कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट एपिडेमिक। फॉर एग्जांपल, यूज ऑफ टोबैको कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ ड्यू टू लंग कैंसर एंड डेथ वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर हम एक बार हमने हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया, हम कहते हैं उसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग में हमें क्या देखना है कि ऑल द रीजनेबल हाइपोथेसिस नीड टू बी टेस्टेड बाय कंपेयरिंग द अटैक रेट्स इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ फॉर दोज एक्सपोज एंड दोज नॉट एक्सपोज टू द सस्पेक्टिव। मतलब हमने एक हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि मॉस्कीटो इज़ द वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग डेंगू फीवर। फिर हम ये देखेंगे कि जो एक्सपोज्ड हैं मॉस्कीटो से, जो एरियाज एक्सपोज हैं उस मॉस्कीटो से जो नहीं एक्सपोज, उनमें हम देखेंगे कि अटैक रेट्स का क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके बेस पर हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेंगे। दिस विल enable the epidemiologist to ascertain which hypothesis is consistent with all the known facts. Then हम further investigation करेंगे population at risk की, study of population at risk of or a sample of it may be needed to obtain additional information। और इसमें हम जो population risk होगी उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनके स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, फीसिस ब्लड सैंपल्स करेंगे, बायोकेमिकल स्टडीज़ करेंगे और असेसमेंट करेंगे इम्यूनिटी स्टेटस को लोगों में, देखेंगे कि उनमें उनकी क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने ऑब्जर्व करने हैं। देन इन सब की बेसिस पे हम एक रिपोर्ट राइट करेंगे। तो राइट अ कंप्लीट कन्विंसिंग रिपोर्ट, इट शुड कंटेन ऑल द सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अच्छा, देन हमने करना क्या है कि हमने प्रपोजल करना है उस रिपोर्ट का एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रपोजल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेम्परेरी कंट्रोल मेजर। हमने टेम्परेरी कंट्रोल मेजर्स को प्रपोज करना है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इन द रिपोर्ट प्रपोजल्स आर गिवन फॉर टेम्परेरी कंट्रोल, इट इज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द टेम्परेरी कंट्रोल मेजर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ एन एपिडेमिक ऑन द बेसिस ऑफ नॉन फैक्ट्स ऑफ द डिजीज। फिर हमने प्रपोजल और इम्प्लीमेंटेशन करनी लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेजर्स की। इन द रिपोर्ट प्रपोजल्स आर गिवन फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द एपिडेमिक। ठीक है, अच्छा, तो ये बात होगी। तो ये हमने 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स कर लिए हैं इन द इन्वेस्टिगेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक। हमने सबसे पहले वेरिफिकेशन की, डायग्नोसिस की, उसके बाद हमने कंफर्मेशन की है कि एपिडेमिक है भी या नहीं, हमने कंप्लीट रिकॉर्ड लिया है, डिफाइन किया पॉपुलेशन एट रिस्क, एवेलुएशन की है इकोलॉजिकल फैक्टर्स की, डाटा एनालिसिस किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। देन हमने फॉर्मुलेट किया हाइपोथेसिस, टेस्टिंग किया हाइपोथेसिस की, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, पॉपुलेशन एट रिस्क की, राइट किया, रिपोर्ट प्रपोज किया है, इंप्लीमेंट किया है टेम्परेरी कंट्रोल मेजर्स को, प्रपोज किया है, इंप्लीमेंट किया लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेजर्स को। दैट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एपिडेमिक।